वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है इस वेरी इंपॉर्टेंट सेशन में। आज हम लोग 20 क्वेश्चन करने वाले हैं जो केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये उन क्वेश्चन का कलेक्शन है जो डिफरेंट एग्जाम्स में बार बार आए हैं किसी न किसी रूप में चेंज होकर के और आते भी रहेंगे। जिसका जो पहला क्वेश्चन है ये यूपी पीजीटी में कम से कम 5 बार आया है, टीजीटी में कम से कम 5-6 बार आया है और साथ में जो भी बड़े एग्जाम्स आईआईटी जेईई नीट में तो आता ही रहा है। क्वेश्चन है द क्वांटिटी विच चेंजेज विद टेम्परेचर। आपको उस क्वांटिटी का बात के बारे में बताना है जो टेम्परेचर के साथ वेरी होता है। तो आपको सिंपल सा चीज़ याद रखना है कि टेम्परेचर के साथ जो वो वेरी होंगे इनके पास वॉल्यूम होगा, चाहे वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो या वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो। तो अगर मुझसे कोई मोल फ्रैक्शन की बात करता है तो मोल फ्रैक्शन में कहीं पर भी वॉल्यूम नहीं आता है ना। द क्वांटिटी विच चेंजेज विद टेम्परेचर की बात हो रहा है। मास परसेंटेज, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। तो मास परसेंट में भी वॉल्यूम नहीं आता, मोलैरिटी में आता है वॉल्यूम। मोलैरिटी का जो फार्मूला होता है वेट इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम। इसी में एक में वॉल्यूम और किसी में वॉल्यूम है नहीं। मोलैलिटी में भी वॉल्यूम नहीं, तो ये नहीं चेंज होता है, ये नहीं चेंज होता है और ये नहीं चेंज होता, ये चेंज होता है। तो इसका आंसर क्या बनेगा 3। अब इस क्वेश्चन को उल्टा कैसे पूछा जा सकता है कि पूछेगा इनमें से कौन सा है जो टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं होता है, राइट। तो आपके पास एक्चुअली में पूरे सिलेबस में कुल यही 3 लोग हैं, फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ। तो एक बार मोल फ्रैक्शन डालेगा, एक बार मास परसेंट डाल देगा और एक बार मोलैलिटी डाल देगा। तो ये 3 चीज़ें टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं होती हैं। बाकी नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, फॉर्मेलिटी, वॉल्यूम परसेंट, पीपीएम, ये सारी चीज़ें जहाँ पर भी वॉल्यूम टर्म आएगा वो सब के सब वेरिएशन शो करेंगी। तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इनमें से कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में बिहेव नहीं कर सकता। तो अब पहले देखते हैं कि कौन कर सकता है और क्यों कर सकता है, क्या रीजन होता है। देखिए, मान लीजिए ए है और ये अपने किसी पर्टिकुलर स्टेट में है। मान लीजिए कि ये है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में। किस में है? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो हायर से किस में जाएगा? ए हमारा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में। और जब हायर से लोअर में जाएगा तो ये कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, मतलब इसका रिडक्शन होगा। क्या होगा? रिडक्शन होगा। और जब रिडक्शन होगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। तो अगर कोई भी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से लोअर में जाएगा तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही होगा। इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन नहीं हो सकता? जो लोअर स्टेट में हो, जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में, पॉसिबल लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में अभी ही हो। तो वो जाएगा कहाँ? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा और इस कंडीशन में वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो वो बन जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। बस आपको इतनी बात याद रखनी है। कैमन्डोफोर +7 में है तो ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा क्योंकि हायर में है। सल्फेट भी +6 में है। जो ब्रोमेट है ये आप देखेंगे तो आपका हो जाएगा +7 में, ये भी हायर में है। जो नाइट्रोजन है वो नेगेटिव है, लोअर में है, -3 ही मिनिमम होता है इसका। इस नाते जो आपके पास N3- है ये आपका बन जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसका आंसर क्या बनेगा? सी इज द राइट आंसर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पिछले 7 सालों लगातार हर बड़े एग्जाम का पार्ट बना हुआ है। ये है 12th के चैप्टर्स एल्कोहल एंड ईथर में, ठीक है, जहां आप जीसल साल्ट के एनालिसिस पढ़ते हैं। पढ़ के जाइएगा, लास्ट ईयर के पीजीटी का क्वेश्चन था कि जीसल साल्ट एनालिसिस क्या है। ये बीएससी में बहुत ही डिटेल्स में दिया गया है और इसी नाते आप लोगों से पूछा जाता है। ये एक तरीके का ईथर है जिसको कोल्ड मीडिया में HI के साथ रिएक्शन कराने वाले हैं। अब आपको ये ढूंढना होता है कि कोल्ड मीडिया में ये SN1 देगा या SN2 देगा, उसके हिसाब से हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन थर्ड को हम ऑप्शन वाइज जब देखेंगे, देखिए आप लोग, पहले में कर रहा है कि यहाँ से जो I है ये नेगेटिव है, आपका न्यूक्लियोफाइल है, ये कटेगा, यहाँ लग जाएगा तो H यहाँ लग जाएगा, ठीक है। तो अब हमें देखना है ड्यूरिंग क्लीवेज ऑफ ईथर बाई कोल्ड HI व्हेन 1 मोल ऑफ द अल्काइल ग्रुप इज ये टर्सरी ग्रुप, द हैलाइड फॉर्म इज ये टर्सरी हैलाइड। तो सिंपल सी बात है, आप इतना याद रखिए कि कार्बोकेटायन जब स्टेबल हम ढूंढेंगे तो ये स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा
और HI में दो लोग हैं, H प्लस और I माइनस है, ये स्टेबल कार्बोकेटाइन पर अटैक करेगा, तो I इसको जो दे दीजिए और H इसको दे दीजिए, तो क्लीवेज हो गया। तो क्या बनेगा, एक तो फिनॉल बन जाएगा और एक टर्सरी हैलाइड बन जाएगा। तो आंसर क्या बनेगा, फर्स्ट, मतलब फिनॉल नहीं, एल्कोहल। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्पीसीज इन विच D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज शोन बाय द सेंट्रल एटम। इनमें से किस सेंट्रल एटम में D2sp3 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब D2sp3 टाइप आ जाए इस तरीके का, तो आप जाएंगे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर, क्योंकि उसी के अंदर इनर और आउटर स्फीयर कॉन्सेप्ट आते हैं हाइब्रिडाइजेशन में ड्यू टू लिगेंड। तो अब चूंकि इसमें 6 लिगेंड चाहिए, तो 6 लिगेंड इसमें से कोई 2 और 3 के पास है। 2 आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं, तो 3 इज द राइट आंसर। फिनॉलिक ग्रुप कैन बी आइडेंटिफाई बाई ए पॉजिटिव, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी 12th के आपके बुक का क्वेश्चन है। लुकास टेस्ट तो फिनॉल के लिए होता नहीं, अल्कोहल के लिए होता है। कार्बिल प्राइमरी अमीन के लिए है। थैलीन टेस्ट जो आपके पास ये इंपॉर्टेंट है, और टॉयलेट एजेंट एल्डिहाइड के लिए। तो ये जो थैलीन टेस्ट है, इससे हम अगर इसे ऐसे समझ लीजिए कि अगर आपके पास थैलिक एनहाइड्राइड हो, क्या हो, थैलिक एनहाइड्राइड, ये ऐसा होता जी, है ना। इस तरीके से अगर आपके पास थैलिक एनहाइड्राइड हो, ओके, और आपने फिनाल के 2 मालिक्यूल ले लिए, 2 मालिक्यूल ऑफ फिनाल, और थोड़ा सा H2SO4 ले लिया, और इसे लगभग 60 डिग्री तक गर्म कर दिया, तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनेगा जिसका नाम है फिनाप्थेलीन। क्या नाम है, फिनाप्थेलीन बन जाएगा जी, ये बन जाएगा फिनाप्थेलीन। इसके हाइड्रोजन वाटर बन के निकल जाएंगे इसके साथ। ये फिनाप्थेलीन बन के रेडी हो गया हमारा। तो फिनाप्थेलीन टेस्ट देता है, तो 3rd इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए फिनाप्थेलीन बन भी गया। Which structure of protein intact after coagulation of egg white on boiling, ठीक है। तो प्राइमरी आपका होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन रिमेन्स इंटैक्ट बिकॉज इट डज नॉट इन्वॉल्व हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इतना याद रखिएगा, ये भी पूछ सकता अगली बार कि कौन से स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है। द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द सेकेंड होमोलॉगस इन द होमोलॉगस सीरीज ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड इज। अच्छा जी, तो होमोलॉगस में क्या करना होता है, बस एक CH2 ऐड करना होता है ना। तो जो फर्स्ट होता है HCOOH होता है, HCOOH पे अगर CH2 ऐड करो तो फर्स्ट ऑप्शन बन जाएगा। Which of following will not give SN1 रिएक्शन। SN1 कितने होते हैं, 2 स्टेप होते हैं, 2 स्टेप होता है तो कार्बोकेटाइन बनेगा, किसमें कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं होगा, वही रिएक्शन हो जाएगा, बस सिंपल सी बात है। तो क्वेश्चन 8 में हमें कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन देखना है। फॉर SN1 रिएक्शन टू अकर स्टेबल कार्बोकेटाइन मस्ट फॉर्म। यहाँ पर देखेंगे तो एलाइलिक स्टेबल है, यहाँ फिनाइलिक स्टेबल है, विनाइलिक अनस्टेबल होता है, तो 3rd इज द राइट आंसर। इन विच ऑल हैव D10 कॉन्फ़िगरेशन इन देयर ग्राउंड स्टेट। जिसमें D10 हो, जिसमें D10 होता है वो ट्रांजिशन मेटल नहीं होते हैं, वो डी ब्लॉक मेटल होते हैं। कॉपर में D10 है, जिंक में D10 है, कैडमियम में D10 है, सिल्वर में D10 है, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बार बार आए हैं आपके एग्जाम्स में। क्या करते हैं जब स्टेबिलिटी के बारे में पूछा जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको देखना है कि पहले न्यूट्रल कौन सा है। न्यूट्रल ज़्यादा स्टेबल होगा चार्ज से, किसमें सबसे ज़्यादा बॉन्ड है, जिसमें सबसे ज़्यादा बॉन्ड है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो न्यूट्रल को टॉप पे रखिए स्टेबिलिटी में, जिस पे कोई प्लस माइनस ना हो। उसके बाद जो चार्ज वाले हैं उसमें देखिए कि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव पर हो, सॉरी इलेक्ट्रो पॉजिटिव पर हो, और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव पे हो। इस पूरे ग्रुप में कार्बन थोड़ा सा पॉजिटिव है, ऑक्सीजन नेगेटिव हो, तो पॉजिटिव कार्बन पे डालिए और नेगेटिव ऑक्सीजन पे डालिए। अगर ऐसा कहीं है तो बहुत स्टेबल होगा। तो किस में है आप देख लीजिए, है ना। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो सेकंड ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, फिर उसके बाद आता है आपका थर्ड ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, फिर आपका सेकंड। देखो इसमें कह रहा है रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर व्हिच डज नॉट हैव एनी चार्ज इज मोस्ट स्टेबल। नाउ इफ वी कंपेयर सेकंड एंड थर्ड, इन थर्ड ऑक्टेट ऑफ कार्बन इज इनकम्प्लीट,
ओके ओके ओके, हाँ सही है। इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है और यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट है, और ये प्लस है, ये फॉर्मल चार्ज है, वैसा चार्ज नहीं है। फॉर्मल चार्ज क्यों आता है? क्योंकि ऑक्सीजन ने ज़्यादा बॉन्ड बना लिया। तो 1 2 3 ज़्यादा बॉन्ड होगा तो अपने आप स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। अगला है फाइंड आउट द प्रोडक्ट। ये लास्ट ईयर के उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन कमीशन का क्वेश्चन है। उसमें डाइबोरेन से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे कि एम के रूल को फॉलो करेगा या नहीं करेगा। भैया ये हमने पहले हाइड्रोबोरेशन करा है, फिर जो मिला है उस पर HBr लगाया है, फिर जो मिला है उस पर हमने बनाया है गिरनार रिएजेंट, और फिर हमने उसको एल्डिहाइड पे रिएक्शन करा दिया है। तो गजब का ऑर्गेनिक क्वेश्चन है। पहला स्टेप देखिए, जब आप हाइड्रोबोरेशन करते हैं तो अल्कीन से बन जाता है अल्कोहल, और OH जुड़ता है उस कार्बन पे जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है, मतलब एक तरीके से OH NTMK के हिसाब से ऐड हो रहा है। फाइनल प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ मैं। फिर अगर इसमें HBr से रिएक्शन कराएंगे तो HBr से शिफ्ट हो जाएगा, Mg ड्राई डालेंगे तो Br और इस कार्बन के बीच में Mg आ जाएगा, और इसे अब HCHA दोगे तो HCHO का प्राइमरी अल्कोहल चेंज कर देगा। तो इसका आंसर बनेगा 4th। द टेक्निक यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ स्टीम वोलाटाइल वाटर इमिसिबल सब्सटेंसेज, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्निक से एक क्वेश्चन कन्फर्म है, 2 क्वेश्चन कन्फर्म है पीजीटी में, कम से कम 2 से 3 मान लो। एक तो आपसे पूछ लेगा वो ड्यूमा मेथड से, ठीक है, एक जल्डाल मेथड से, और एक जो डिफरेंट टेक्निक्स है वहाँ से क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। मैंने इसको पढ़ाया हुआ बहुत डिटेल्स में पूरे चैप्टर्स को। द टेक्निक यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ स्टीम वोलाटाइल वाटर इमिसिबल सब्सटेंसेज। तो थर्ड क्या होगा? स्टीम डिस्टिलेशन। जब भी आपको सुगंधित प्लांट में से कोई सेंट या इत्र वगैरह निकालते हैं तो उसके लिए स्टीम डिस्टिलेशन करना पड़ता है। ये क्वेश्चन पीजीटी वाले 2016 वाले पेपर में भी आया हुआ था। अगला है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स का है, हल्का सा न्यूमेरिकल कह सकता हूँ, बहुत ज़्यादा तो नहीं। ये वैल्यूज ऑफ डेल्टा H नॉट एंड डेल्टा S नॉट, मतलब स्टैंडर्ड स्टेट की इंथैल्पी और एंट्रोपी फॉर ए प्रोसेस और रिएक्शन और इतना एंड इतना, देन फाइंड वैल्यू ऑफ द log 1/K, और टेम्परेचर दिया है 300 केल्विन। तो देखते हैं, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, हमें याद है क्या, गिब्स हेल्महोल्ट्ज का एक फेमस है क्वेश्चन। स्टैंडर्ड स्टेट में डेल्टा G नॉट इक्वल टू होता है डेल्टा H नॉट माइनस T डेल्टा S। डेल्टा G दिया है, डेल्टा H दिया है, और T भी दिया है ना। तो यहाँ से हम डेल्टा G नॉट निकाल लेते हैं। अब डेल्टा G नॉट का log K के साथ रिलेशन होता है ये इक्विलिब्रियम में, तो यहाँ से log K इतना आ गया। तो log K अगर इतना आ रहा है, माइनस log K को log 1/K भी कह सकते हो। तो 11 इज द राइट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो आपको वही देखना है कि अगर कोई हायर स्टेट में है तो सीरियम का हायर स्टेट +4 है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत बढ़िया क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है। द इनर्ट वैल्यूज ऑफ सीरियम इज 1.74 व्हिच एक्सप्लेन दैट इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्टेटमेंट है ऑक्सीजन ऑलवेज प्रेजेंट इन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है जी, गलत है। स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 6 फ्रॉम +4 एंड +6 डिक्रीज डाउन द ग्रुप। तो स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट 1 क्या है, फॉल्स, क्योंकि -2 के अलावा भी होता है, +2 भी होता है, -1 भी होता है सुपर ऑक्साइड वगैरह में, है ना। ये क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस, और आपको बताना है क्या बनेगा। तो जब आपने इसे अल्किल क्लोराइड ले लिया है, एक्सेस अमोनिया जब डालेंगे तो अमोनेशन हो जाएगा क्लोरीन के साथ, ठीक है, और फिर आप NaOH डालेंगे तो ये आपका अमोनिया रह जाएगा और आंसर बनेगा अमीन में चेंज हो जाएगा ये। तो आंसर क्या बनेगा इसका? B बनेगा। बढ़िया क्वेश्चन है ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ इंटीजर टाइप के क्वेश्चन हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से तो T99.9% क्या होता है? T हाफ का, तो 10 गुना होता है। कितना होता है? 10 गुना। अगला है, इफ 84 ग्राम ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन ए 3 मोलर सोल्यूशन फाइंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो मोलरिटी का फॉर्मूला होता है
मोल एब्सोल्यूट बाई वॉल्यूम, तो वहाँ से वॉल्यूम निकल जाएगा। और क्वेश्चन नंबर ऑफ नॉन पोलर मालिक्यूल्स गिवन फॉलोइंग, कौन इनमें से नॉन पोलर है? उसका डायपोल मोमेंट 0 होगा। वाटर पोलर है, SO2 भी पोलर है, BF3 नॉन पोलर है जी, H2 नॉन पोलर है, तो कौन सा आंसर बनेगा? BF3 एंड H2। इफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फॉर पास्टेंस रीच इतना है तो आपको अल्फा बताना है। तो लॉन्गेस्ट के लिए क्या होना चाहिए? जो मिनिमम एनर्जी हो, तो मिनिमम एनर्जी 3 और 4 के बीच में होगी, तो यहाँ से हम लेमडा की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। अगला है कि हाउ मेनी कंपाउंड्स गिवन बिलो हैव कायरल कार्बन, किसमें कायरलिटी है जी? तो फर्स्ट में कायरलिटी देख लीजिए, यहाँ पर कार्बन जो है इससे 4 ग्रुप डिफरेंट है, और फोर्थ में यहाँ पे 4 ग्रुप डिफरेंट है, तो फर्स्ट एंड फोर्थ 2 हो जाएंगे। अगला है कि वर्क फंक्शन दिया गया है जी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इतनी है और एक्स की वैल्यू, तो आपको सिंपल ये क्वेश्चन लगाना है, एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट, सॉरी हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, यहाँ से निकल जाएगा बहुत आसानी से। मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है कॉम्प्लेक्स का, तो आप पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालिए, जितना इलेक्ट्रॉन आता है उसे फुल करिए किसमें? √10n+2 में, अगर 0 है तो 0 हो जाएगा। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग गिवन एटॉमिक नंबर हैव नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन, तो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2, 10, 18, 36, 54, इनमें से जो मैच करता हो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कोई नहीं मैच कर रहा है। ये बढ़िया क्वेश्चन है कि 9.3 ग्राम ऑफ एनिलीन is treated with the acetic anhydride, mass of acetanilide obtained is m gram, find out the value of 2m। अगर m जितना है उसे 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 9.3 ग्राम लगभग 1 मोल बनेगा इसका। ये 1 मोल से इसका कितना, जितना ये उतना मोल भी बनेगा। मास कितना होगा? जो मोल होगा उससे मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, m की वैल्यू इतनी आ गई, इसका डबल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे। उम्मीद है कि आप क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। आप ऐसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाएंगे। अगर आपने पर डे 100 क्वेश्चन का टारगेट बनाइए, 30 दिन आपके पास टाइम है, 3000 क्वेश्चन हो जाएंगे। उनमें से कोई 125 क्वेश्चन जरूर फंसेंगे। बस यही तरीका है एग्जाम में अच्छा स्कोर करने का। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों तक शेयर करिए। और अगर आप कोई पर्सनल हेल्प चाहते हैं तो आप कैम्फोर्टिस ऐप से जुड़ जाइए ऑनलाइन।